वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी तीन गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं, हमने सोचा। हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते हैं। मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है। यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है, और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको आईआईटी कानपुर के साथ जोड़ूं। आप देखना, क्वांटम कंप्यूटर से भी बेहतर कंप्यूटर वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी थ्योरी को थोड़ा आप देखिए कभी, उसकी स्पीड, अगर आप कभी उसके बारे में जानेंगे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वे इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान आपका कर सकते हैं, और दुनिया को एक नया अनुभव आप करा सकते हैं। कर्माकर थ्योरी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब थोड़ा सा उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, इन तीन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हमने पिछले
साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर, आप में से ज्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी हम परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने उस दिशा में जो कार्य बढ़ाए हैं, उसके बेहतरीन परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। हम मानते थे 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था। लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां थी वे सबके सामने थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया था। और 7 से 8% के बीच में जो इसका योगदान रह गया था, उसमें भी निराशा थी, हताशा थी। कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। जो थी भी वह इस बात को लेकर के चिंतित रहती थी कि कैसे उन्होंने जो पूंजी यहां लगाया है, ये पूंजी सुरक्षित रहेगी कैसे, और उसको लेकर के कैसे वे यहां से अपना समेट करके भागे। 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश देश का, भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता था। हम 16-17 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया, बीमारू राज्य हो गया। लोगों ने हमारे राज्य को ही बीमारू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है ये वो बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इस टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम उभर रहे हैं। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। क्या सुरक्षा का हो, क्या अर्थव्यवस्था का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कुछ नए मानक गढ़ने के प्रयास किए हैं। और उन स्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अगर जीवन के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके परिणाम का भी इंतजार करते हैं। सस्टेबिलिटी की जब बात आती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के लगातार 36 घंटे तक अपने विधायिका का संचालन किया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 36 घंटे तक लगातार चर्चा हुई थी कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और लगातार हमारी टीमें उसमें काम कर रही हैं, लगातार उस पर कार्य हो रहा है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर
ग्रोथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लागत कम किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। जल संसाधन का बेहतरीन उपयोग कैसे हो सकता है, आपसे छुपा हुआ क्षेत्र नहीं। कानपुर के बाद आप जब जाएंगे तो यमुना नदी के उस पार आपको जो क्षेत्र देखने को मिलता है वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सूखा था, पलायन था, अव्यवस्था थी, और इस अव्यवस्था में वहां डकैतों का साम्राज्य चलता था, दिन दहाड़े अपहरण होता था। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी में पहली बार गया तो लोगों ने मुझे सूखे की शिकायत की, कहा साहब पानी नहीं आता। मैं चित्रकूट में गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चित्रकूट तो इतना, ये भगवान राम के समय से चित्रकूट, भगवान राम जब वनवास उनको हुआ था तो चित्रकूट को ही उन्होंने वास बनाया था, और इतनी अव्यवस्था कैसे, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा साहब कौन रहेगा यहां पे, यहां तो डकैत अपहरण कर देते हैं। मैंने कहा कैसे, कहा कि वो किसी को भी अपहरण कर लेते हैं, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई तीर्थयात्री आ गया, ये सब वो कर लेते हैं यहां पे। अलग अलग जनपदों की अपनी समस्याएं थी। आज आप जाएंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड की है, डकैत मुक्त हो गया है, अब वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 2 नोड झांसी और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल पहुंच चुका है और हर खेत को पानी पहुंच रहा है वहां पे। ये चेंज आया है। आप आश्चर्य करेंगे, महोबा उसी बुंदेलखंड का एक जनपद है। एक पेयजल की, एक सिंचाई की स्कीम थी, 30 सालों से लंबित थी। हम लोगों ने एक समय सीमा में उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद हमने एक टीम को लगाया। हमने कहा भी देखो इस स्कीम के आने के पहले, स्कीम के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है वहां के किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में। और जब परिणाम मेरे सामने आए, आप आश्चर्य करेंगे कि एक किसान जो वहां पर अपना 1 बीघा लैंड 5,000 रुपए कमाता था साल में, आज वही किसान 50,000 रुपए साल में कमा रहा है। ये 10 गुने की जो वृद्धि हुई है, ये केवल एक किसान की आमदनी में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश की आमदनी में हुई है, राज्य की आमदनी में हुई है, नेशनल जीडीपी में उसने योगदान दिया है। ये विकसित भारत के लिए हर एक सेक्टर को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए क्या कुछ हम करना चाहते हैं, हम प्राकृतिक वातावरण का विकल्प नहीं दे सकते। याद रखना, वह सस्टेनेबिलिटी के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पिछले 8 वर्ष में 240 करोड़ वृक्षारोपण के एक रिकॉर्ड को बनाया है पूरे देश के अंदर। हर वर्ष बरसात का समय आता है और हर एक जगह हलचल शुरू होती है। आज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे सभी 16 गोल्स को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभर करके आज एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में वे भी सोच सकते हैं, खुशहाल जीवन के बारे में वे भी सोच सकते हैं। यह परिवर्तन लाया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे सामने चुनौती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र की, सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। और राज्य सरकार ने भी उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। पिछले 8 वर्ष के दौरान हम लोगों ने, जब हम लोग आए थे
केवल हमारे पास 2 थाने थे। एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, एक लखनऊ में, और दोनों भी क्रियाशील नहीं थे। हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले 75 के 75 जनपदों में एक एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ साइबर थाना की स्थापना की। फिर हमारे जो 1583 थाने थे राज्य भर के, इन सभी में साइबर हेल्प डेस्क भी दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया एक लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है। उस जो युवाओं के मन में एक आशंका है उस आशंका को हम दूर कर सकते हैं जिसमें हम लोग काफी इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए डीआरडीओ, इसरो और भी अन्य संस्थाएं बेहतर सहयोग करने के लिए आगे आ सकती हैं। मैं साथ ही यहां पर जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए डेलीगेट्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, याद रखना कि हमें तात्कालिक रूप से भले ही ये लगता हो कि हमारा मुनाफा हमें आगे बढ़ा देगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मुनाफे का भी हमें एक बड़े पार्ट का उपयोग इनोवेशन के लिए एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। उसमें कंट्रीब्यूशन अपने स्वयं के उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं आईआईटी कानपुर से इस बारे में कहूंगा कि इनको एक बड़े सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए जो खास तौर पर मॉडल स्टडी के बारे में इंस्टीट्यूशन को बता सके। जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्थाएं ज्यादातर माहौल न होने के नाते उस बीमारी से ग्रसित हो गई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ठप्पा लग गया था बीमारू राज्य का। वे टापू बन गई अपने आप में, उनका किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संवाद नहीं। जो सेल्फ फाइनेंस थी तो वे सरकार से केवल मान्यता लेती थी, एफिलिएशन की कार्रवाई करते थे, अपने परंपरागत जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम के साथ ही झूलते रहते थे, पेंडुलम बनकर के झूलते रहते थे। उन्हें अन्य चीजों से बहुत कुछ उनका बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं रह गया था और जो गवर्नमेंट से ग्रांट पाते थे या गवर्नमेंट के थे उनकी इतनी फुर्सत नहीं थी
उनके पास, क्योंकि ज्यादातर के अपने अपने दूसरे कार्यों में व्यस्तता हो रहती थी। यहां पर मॉडल स्टडी के लिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहां पर एक टीम को इसके बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट पर जो कार्य हुआ है, आप इस पे एक स्टडी करिए। मॉडल स्टडी यहां पर आईआईटी कानपुर ने किया था और अच्छी दिशा में बढ़ा था। हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना होगा। जो मैंने आपको बताया था ना, चेतना के जो अलग अलग आयाम हैं, ये भी आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो चेतन मन है वो आपकी मॉडल स्टडी का माध्यम बन सकता है, और चेतन मन है वह आपके इनोवेशन का आधार बन सकता है, और अचेतन मन है वो आपका R&D का एक बहुत बड़ा टैंक बन सकता है। एक थिंक टैंक के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और जिस दिन इन तीनों में बेहतरीन कोलैबोरेशन हम कर पाएंगे, उस दिन भारत फिर से 1947 में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। जो 300 वर्ष पहले जो भारत के पास जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, उसको भारत फिर से अर्जित कर सकता है। उसको अर्जित करने की दिशा में हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना होगा। और यह समन्वय का कार्यक्रम, जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री एक मंच पर आकर के इन मुद्दों पर, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में हम लोगों को क्या कुछ करना है, तीनों मिलकर के जिस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चीजें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर समन्वय के इस कार्यक्रम के लिए आईआईटी कानपुर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि यहां से जो मंथन होगा, उस मंथन को किसी एक निष्कर्ष पर आप सब पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।